सो डियर स्टूडेंट्स वेलकम। और आज हम देखने जा रहे हैं 10th में विज्ञान यानी साइंस और 10वीं विज्ञान का जो फर्स्ट लेक्चर जिसका सीधा संबंध केमिस्ट्री से है, मतलब रसायन शास्त्र से है। लेकिन ये 1 से लेकर 4 अध्याय तक जो आपका 10th सिलेबस, वो भी न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत है, उसके लिए जो बेस तैयार किया जा रहा है, जो शुरुआती 2 या 3 लेक्चर होंगे। और ये 2-3 लेक्चर का जो बेस होगा, आप यकीन माने कि आने वाले जो 4 लेसन होंगे उसको आप उंगलियों पे नचाओगे। अब वो कैसे, तो उसके लिए स्टेप टू स्टेप सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो बात आती है कि उस पूरे सिस्टम में पहला स्टेप क्या होगा, आखिर हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रथम चरण में जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए किसकी? परमाणु की जानकारी हो। और यहां ध्यान रखना, ये बेसिक क्लास है, यहां मैं परमाणु या जो भी टॉपिक ले रहा हूं, मैं उतनी बातों को लेकर चल रहा हूं जितने की रिक्वायरमेंट आपको होगी, उसके फुल कंसेप्ट को नहीं। क्योंकि एक एक फुल कंसेप्ट जो होता है वो तो खुद एक 5 घंटे का वीडियो है। और अगर कोई देखना चाहता है तो उसके वीडियो बने हुए हैं, वो यदि मुझे मैसेज करते तो वो वीडियो डाल दूंगा, लेकिन काफी हाई लेवल है उसका। देखिए, परमाणु की अगर मैं बात करता हूं तो आप जानते हैं कि परमाणु को शुरुआत में किसने बताया था? डाल्टन। लेकिन डाल्टन ने एक बात कह दिया था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य। और यही वजह है कि परमाणु का जो नाम क्या पड़ा अंग्रेजी में? एटम। एटम क्यों पड़ा, उसकी एक वजह बताते हैं। यहां पर जो टम शब्द है उसका मतलब होता है विभाजन। टम का मतलब क्या होता है? और यह देखा गया कि इसमें ए अगर सामने लगा दे तो उसका उल्टा होता है। तो चूंकि परमाणु कैसा था, तो क्या टम बोलूं, क्या बोलूं उसको उल्टा करने के लिए? ए लगा दूं तो क्या नाम हो गया? तब से परमाणु का इंग्लिश नाम क्या पड़ा? किसी ने पूछ लिया यार एटम का कोई स्टोरी है क्या? बोले बिल्कुल है। बोले एटम क्यों नाम पड़ा? बोले उसमें क्या, बोले जैसे सबका नाम पड़ता है उसे पड़ गया। बोले वैसा नहीं है। बोले डाल्टन ने जब पहली बात परमाणु को बताया था, उन्होंने उसको क्या कहा था? अविभाज्य, जिसको तोड़ नहीं सकते। तो बोले तोड़ने को टम कहते हैं बोले, और चूंकि अविभाज्य है उसका उल्टा है, इसलिए ए लगाया गया है और वो हुआ एटम। आप अपनी स्टोरी अलग तरीके की बताएंगे। अब बात आती है अविभाज्य है, ये बात गलत सिद्ध हुई। ये क्या हुई? गलत सिद्ध हुई। आगे चल के ये बात गलत सिद्ध किया किसने? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का कहना था कि डाल्टन भाई जो आप कहोगे हम मान लेंगे, जरूरी नहीं है, पर आपने अच्छा काम किया, प्रकृति में पहली बार आपने परमाणु के बारे में बताया। लेकिन रदरफोर्ड महाराज पहुंचे, उनने क्या किया? एक सोने की परत ली। सोना यानी गोल्ड, आप जानते हो, एयू। सोना लिया और बिल्कुल पतली परत ले ली उसकी 0.01 mm की, और इन पे अल्फा कणों की बौछार कर दी। किसकी बौछार कर दी? अब अल्फा कण भले आप बहुत ज्यादा ना जानते हो, पर इतना पता रख लो कि वो धनावेशित कण है। वो कौन से कण है? जब इनने बौछार की, देखते हैं बोले कुछ तो बातें सामने आएंगी। तो जब उन्होंने बौछार की, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। 95% से ज्यादा कहां? आधा निकल गए। तो पता चला यार कि परमाणु तो खोखला है। परमाणु कैसा है? खोखला है। लेकिन अच्छे से जब देखा गया तो कुछ किरणें पास तक पहुंचते थे, अल्फा कण पहुंच रहे हैं, अचानक डर के वापस जा रहे हैं, लेकिन अचानक डर के वापस। अब ये जैसे जा रहे थे तो ये वापस होने लगे। तो वापस होने लगे, इसका यह मतलब हुआ कि यार बीच में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं धन तो है, क्योंकि यह खुद धन है, पहले बीच में कहीं धन होगा। क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों धन है, तब तो ये दूर हटने का प्रयास कर रहा है ये। और एक किरण बढ़िया यूं चले पास तक, और जैसे ही चले किनारे में पहुंच गए।
अब इसको आप ऐसे समझ लो, आप हो अल्फा कण, दुबले पतले टिड्डे से, ये यहां पे सर्कल भीड़ लगी हुई है, बोले यहां पे युद्ध करने जाना है, तलवार दे दी आपको हाथ में। अब तलवार दी और चले भैया, पूरी सेना चली। सेना चली तो शुरुआत में क्या हुआ, ये बीचों बीच वाले जो मोस्टली भागे ना, वो थोड़ा सा मैदान टाइप का खाली था, तो जो तलवार लेके चले बोले कौन है मार डालूंगा, मिला ही नहीं कोई, आर पार भाग गए। ठीक, लेकिन अब एक उस अल्फा कण को महसूस करो कि अल्फा कण तलवार पहुंच रहा है, जैसे याद बोले खली सामने, खली को जानते हो ना, खली तो रहने देने, बोले क्या युद्ध युद्ध करना, अपन भाई भाई है, वापस हो जाओ। तो ये वापस हो गया। तीसरा, जैसे यूं चले बोले अब तो युद्ध करके रहूंगा, उधर कोई सहेली मिल गई अपनी या दोस्त, अरे कैसा, आओ पार्टी करते, भूल जाओ युद्ध तो गया कोने में, तुम किनारे में चले गए। अब ये अट्रैक्ट हो गए यहां। अट्रैक्ट क्यों हुई है, क्योंकि ये धन है और ये क्या है, कल्पना किया गया। यानी अब अल्फा कणों की बौछार की गई तो तीन बातें सामने आई, या अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कोई विचलन नहीं, बहुत ही कम केंद्र वाले भाग से वापस हो रहे थे, तो वापस होना इस बात का प्रमाण था कि केंद्र में कहीं ना कहीं धनावेश है, और कुछ किनारे की ओर आकर्षित होने लगे, जिससे यह समझ आया कि इनमें तो धन है अल्फा कण में, लेकिन किनारे की ओर आकर्षित हो रहे मतलब विपरीत आवेश होगा, और वो आवेश क्या माना गया, माइनस। तब जन्म होता है इससे तीन बातों का, एक धनावेश वाला भाग, एक ऋणावेश वाला भाग और एक उदासीन वाला। धनावेश वाला भाग कहां पे था, केंद्र में। ये जो सब पूरा जो जा रहा था, ये वाला उदासीन भाग भी कहां था, ये भी केंद्र में, ये भाग भी केंद्र। तो केंद्र में कितने भाग मिल गए, फाइनली मैं दोनों को मिला के एक ही कर दूं। यहां पे धनावेश वाला भाग भी है, और इस नई रचना का नाम दे दिया गया नाभिक। इस नई रचना का नाम क्या दिया, जो कहां पे है, केंद्र में। इस नाभिक पर आवेश कितना, धनावेश, क्योंकि एक धनावेश और एक जीरो, तो जीरो से जुड़ने घटने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, धनावेश होगा। तो धनावेश होने के लिए जिम्मेदार कौन था यहां पे, ये वाला धन। ये धन किसके लिए था, ये धन के लिए। तब जाकर के ये धन वाला जो है वो प्रोटॉन कहलाया है, जीरो वाला जो कहलाया है न्यूट्रॉन। और नाभिक में न्यूट्रॉन एन और प्रोटॉन पी दोनों को मिला दो तो एन प्लस पी, ये कहलाया है परमाणु का भार। और ओनली प्रोटॉन की संख्या, ओनली प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन की संख्या का नाम पड़ गया परमाणु क्रमांक। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ये ऋण वाले भाग का आगे चल के नाम पड़ा है इलेक्ट्रॉन। और ये चक्कर लगा रहा था, लेकिन चक्कर कैसे लगा रहा था, जैसे कि मान लो ये सेंटर में ये जो स्टैंड है ये नाभिक है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं। अब मैं चक्कर कैसे, एक तरीका तो यह है कि मैं यूं चक्कर लगाऊं ऐसे, एक तरीका, लेकिन ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है, जब वो चक्कर लगाता है ना तो खुद भी ऐसे घूमते जाता है, ऐसे, समझ बात को, यानी खुद भी घूमेगा और नाभिक के चारों ओर भी घूमेगा। तो कितने प्रकार की गति करता है, दो प्रकार की। तो इसमें जब भौरे के समान खुद पृथ्वी भी घूमती है, भौरे के समान घूम रहा है, वहीं 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 वहीं, जैसे कोई फैन होता है, तो वो उसकी कौन सी गति हो गई, तो इसकी जो गति है वो दो हो गई, एक कक्षीय या इसको हम कहेंगे वृत्तीय, और एक होता चक्रीय, यानी वही वही चक्कर मार रहा, चक्री गति, घूर्णी गति कह सकते हैं आप इसको। इसको क्या बोलते हैं, घूर्णी गति। ठीक,
तो इसमें ना बहुत बड़े कंसेप्ट है। मैं अब आपको उतनी बातें ही बता रहा हूं जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है ना, वरना रदरफोर्ड अपने आप में खुद एक बड़ा प्रयोग है। इलेक्ट्रॉन की खोज अलग प्रयोग है, प्रोटॉन की खोज अलग प्रयोग है, ये सारी चीजें अलग है। और फिर भी किसी को देखना है, अगर डेवलप देखना ही है तो सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको मैसेज करने पड़ेंगे कि यूट्यूब पे ओपन नहीं दिखेंगे आपको जब तक मैं आपको लिंक नहीं दूंगा। तो देखिए, आपके लिए जो जानने लायक बात है वो ये समझ लें, डाल्टन ने कहा था किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसको विभाजित नहीं कर सकते, लास्ट छोटा बिल्कुल, वो परमाणु है। लेकिन फिर रदरफोर्ड महाराज आए, उन्होंने बोला ऐसा नहीं, और ये प्रयोग किया, अल्फा कणों की बौछार की, देखा कि नाभिक के परमाणु के 3 अलग अलग भाग हैं, उदासीन वाला भाग, धनावेशित और ऋणावेशित। तो 3 भाग बने जो आगे चल के 3 मौलिक कण कहलाए हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसके सारांश से आपको जो समझने वाली बात है वो ये रखो बस। अगर मैंने कहीं पे यहां दे दिया एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई एक्स एक एलिमेंट है, यहां पे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और यहां लिखा जाता है परमाणु भार। यह प्रदर्शित करने का तरीका है। जैसे मैंने लिख दिया ये 11 सोडियम 23 लिखा, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक में देखो, ये दोनों मिला के क्या बनाए थे इनने, नाभिक। ये नाभिक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित ओनली किसकी संख्या, उसको क्या नाम दोगे, तो ये मैंने क्या कहा, परमाणु क्रमांक, यानी ये किसकी संख्या है, प्रोटॉन की। प्रोटॉन कितने हो गए, अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे, मत सोचो, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन हमेशा। ये किसका मान है भाई, परमाणु भार। परमाणु भार किसको कहते थे, N प्लस पी को। तो यहां देखें कि N प्लस पी बराबर कितना, 23। यहां P का मान कितना है, तो ये हो गया 23। तो N इज इक्वल टू 23 माइनस ये, यानी कितना आया। लेकिन बच्चों समान हरकत नहीं करना, ये पहली बार था इसलिए कैलकुलेशन बताया मैंने। आप डायरेक्ट यहां से इसको घटा देना, यानी अब मेरा सारांश समझ लो, जो यहां दिखेगा वही प्रोटॉन की संख्या है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना, किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। ऊपर वाले में नीचे और डायरेक्ट घटा देना, किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन। एक एग्जाम्पल बता दूं, मान लो लिखा है 17 क्लोरीन 35.5, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, 17। न्यूट्रॉन कितना करना है आपको, 35.5 में 17 को, तो क्या आएगा 18. कोई दिक्कत। दूसरी बात, प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे भी होता है 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात कूलाम। पर इलेक्ट्रॉन पे ऋण में होता है और इसमें क्या होता है, धन। यह बात हमेशा याद रख लेना। इस आवेश को ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम था मिलीकॉन। इसकी जरूरत नहीं पर शब्दों में आ गई बात, 10th लेवल है अभी, लेकिन आपके माइंड में आपको खुद समझ आएगा कि आपके शुरुआती 4 अध्यायों को समझाने के लिए मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। धीरे धीरे खुद बातें क्लियर होना चालू हो जाएंगी। तो क्या अब ये बात क्लियर है दिमाग में मोटी मोटी, कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिसे नहीं तोड़ा जा सकता अविभाज्य कहलाता है। ये बात किसने कहा था, डाल्टन ने, नहीं डाल्टन ने कहा था। रदरफोर्ड ने तो बताया कि तोड़ सकते हो भाई, रदरफोर्ड ने तो बताया कि आप तोड़ सकते हैं। और 3 मौलिक कण कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीचों बीच वाले भाग को क्या कहते हो, नाभिक। नाभिक में कौन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक पे आवेश क्या होगा, धनावेश। उस धनावेश के लिए जिम्मेदार कौन होगा भाई, नाभिक में अगर धनावेश, धनावेश के जिम्मेदार कौन होगा, प्रोटॉन। ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। कितने प्रकार के चक्कर, 2 प्रकार के, एक घूर्णी गति और दूसरी। किसी एलिमेंट्स को लिखने पे नीचे क्या लिखा जाता है, वो किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की, और वही संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की। ऊपर क्या लिखा जाता है,
वो किस किस का टोटल है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये बात क्लियर पहले। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जिसमें आपको यह बताएंगे कि कोई परमाणु स्थायी होता है या नहीं होता है, और अगर वो स्थायी है तो बात ही खत्म, लेकिन अगर वो स्थायी नहीं है तो क्या करता है। ठीक, तो हम अगली स्लाइड में लेके चलते हैं कि कोई परमाणु स्थायी होगा या नहीं होगा, तो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसको पहचानने का तरीका भी देखेंगे, और अगर अस्थायी है तो आखिर वो करेगा क्या अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए देखें। अब यहां समझना पड़ेगा हमको ये तीन बातों को। कोष क्या है, कक्षीय विन्यास और अष्टक के नियम पे। तो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो क्या, जैसे परमाणु गोल है, बीचों बीच में क्या है, ये नाभिक है। ये बीचों बीच में क्या है, नाभिक। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हाँ, ये जो है वो है वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ को ही कहा जाता है कक्ष या कोश। और इसकी खास बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर। ठीक है, अब बात होती है कि नाभिक के चारों ओर क्या एक ही ठो कोष होता होगा, एक ही वृत्ताकार पथ है या एक से ज्यादा है? तो आपको मालूम है कि इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है वो है 7। अब अगर इनकी संख्या 7 है तो बात समझना, ये अगर एक नाभिक है, ये कौन सा कोष हो गया भाई, पहला, ये दूसरा, ये ऐसे डेस डेस कितने होंगे, 7। अब पहला कोष छोटा दिख रहा है, उसके बाद वाला उससे बड़ा, उसके बाद वाला उससे। तो अब बताओ, जैसे हमारे घरों में होता है कि हमारा एक 10 बाई 10 का छोटा रूम है, तो वहां 2-4 लोग सो सकते हैं मान लो। तो थोड़ा रूम का साइज हो गया तो ज्यादा लोग सो पाओगे ना, और ज्यादा हो गया तो और बड़ा, हॉल हो गया तो और ज्यादा। तो यहां पे अब देखो आकार बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पहले नंबर का जो है छोटा होगा तो वहां कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे बाद वाले में ज्यादा, उससे बाद वाले में ज्यादा होंगे। तो कैसे पता करेंगे, तब मेरी बात को समझना। एक सूत्र यूज होगा, वो है 2n²। यहां आएगा Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अगर मैं n बराबर 1 लिख दूं, फिर n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, तो ये नाभिक है। ये जो पहले नंबर का है, जिसके लिए लिख रहे हैं n बराबर कितना, इसका अपना एक नाम है, और वो नाम क्या है, मतलब 1 से लेके जो 7 तक है ना, तो जो ABCD बोलते हो आप, तो ABCD को K से चालू करो, मतलब पहले वाले का नाम क्या हो गया, K, अगले वाले का, समझ गया, 7 तक। n बराबर 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इस फॉर्मूले से आओ, 2, n का मान 1 रखो, हल करो, कितना आया, तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कितने, तो इसमें आ जाओ जरा, 2 गुणित 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8। अब आ जाओ 3, 2 पे 3 का, 2 पे 3 का मतलब 2 कितनी बार आएगी, तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 18, सॉरी गलत हुआ, 3 पे 2 की घात, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अगला 2 गुणित 4 पे कितने का, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32। ये तरीका आपको पहले बनना चाहिए। आपको इतना पता हो कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है उसको क्या कहते हो, कोष। कितनी संख्या होती है, 7। उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा वाला है। अब ये सब भी अगर नहीं याद हो, अब आपको ऐसा बस याद हो, 2 8 18 32, 2 8 18। आप बोलेंगे सर इसके आगे नहीं होगा क्या, बकायदा होगा, लेकिन ध्यान रखना उसके बाद जो चौथे के बाद कौन सा बचा, 5वां 6वां 7वां। तो अब
5 6 7 मत करना, 32 32 32 होता है फिर सब में क्या होता है आगे फिर 32 32 32, 3 में ही तो अंतर है, 2 8 18, बाकी फिर पूरे में 32, 2 8 18। और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन हो तो इस नियम को फॉलो करना, और इस नियम को फॉलो करने का मतलब है आपके पास भले 25 इलेक्ट्रॉन हो ना, पर आप शुरुआत वाले को कितना दोगे, 2। भाई वो रूम ऐसा है कि 2 लोग ही सो सकते हैं, तो 2 लोग, अगले वाले में कितने सो सकते हैं, समझ रहे बात को। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे सोडियम का, ये 11 था मान। अब ये जो 11 है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की भी है। और अब इन इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षों में हम बांटेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, भले हमारे पास 11 है पर पहले की कैपेसिटी कितनी है, तो ये हो गया 2, फिर 8, 2 और 8 कितने हो चुके हैं, भले तीसरे में 18 की कैपेसिटी, पर हमारे पास नहीं बचे ना, हमारे कितने बचे हैं, बचा 1। तो 8 1, इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कक्षीय विन्यास। और जब हम ऐसा कक्षीय विन्यास करते हैं तब ये जो बाहर वाला भाग है इसको हम कहते हैं संयोजी कोश, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर क्या लेंगे हम निर्णय, किस बात का निर्णय, परमाणु स्थायी है या फिर नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जड़ बड़ी मजबूत बननी चाहिए। बाद में बड़े लंबे लेक्चर्स कुछ ना पता हो आपको, इतना बस पता हो कि परमाणु है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर जहां चक्कर लगाता है वो क्या कहलाते हैं, कोष कहलाते हैं। उनकी संख्या 7 होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 18 32 के आधार पर भरी जाती है, इतनी बात पता हो। और ऐसा भरने के बाद बाहर वाले जिसका नाम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखकर हम बताएंगे कि वो स्थायी होगा या नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे देखेंगे, बहुत आसान काम है इसके लिए लगाएंगे हम कौन सा नियम, अष्टक का नियम का सुन लो। अगर आपके पास एक कोष है, कितने, एक कोष हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने कोष हैं, एक, कितने थे, 1 2 3, मान लो एक ही कोष होता, बोले सर एक एग्जांपल देके बताओ तब समझ आएगी बात, चलो हाइड्रोजन का कर लो भाई। हाइड्रोजन क्या वन होता ही एक है हाइड्रोजन का, करो बोले इसके आधार पर, तो बोले पहले की कैपेसिटी कितनी, पर है कितना, तो है ना एक, खत्म, इतना ही आंसर हो गया। तो अब इसमें कोषों की संख्या कितनी हुई, तो वही कह रहा है एक कोष हो, अगर कोष कितने हैं टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अगर कोषों की संख्या 1 से ज्यादा है, जैसे कि इसमें कितने थे, 1 2 ठीक, और यदि कोषों की संख्या 1 से क्या हो, 1 से अधिक, तब बाहर वाले कोष में कितने भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक। अच्छा ध्यान रखना, इन सब के नोट्स की तुमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जड़ तैयार हो रही है आपका, लेकिन 10th का लेवल का जो आपका सिलेबस होगा वो बेहतरीन समझाने के लिए, ताकि समझाते समय में बीच बीच में मुझे यहां वहां ना जाना पड़े। तब आपसे मैं कहूंगा कि उस लेक्चर में वाली बात बताया था, याद रखना, यही बात बोलूंगा, आप समझ जाना। अब कोई पूछ ले भाई परमाणु स्थायी कैसे होता है, तो बोले कोई बड़ी बात नहीं है, परमाणु का परमाणु क्रमांक पता हो, उससे हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम 2 8 18 32 के आधार पर विन्यास कर लेंगे और देखेंगे
अगर एक ही कोष है जैसे हाइड्रोजन, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 2। नहीं, कोषों की संख्या एक है तो यहां कितना हो? 2। 2 कोषों की संख्या मतलब एक ही कोष है, तो इसके स्थायी होने के लिए जरूरी है कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन होना, भले अभी नहीं है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, जैसे आप मंडई में आ रहे, मेला जा रहे हो, 500 का नोट चाहिए घर से, है 200, तब बोलते हैं 500 होना चाहिए, अरे 300 और की जरूरत पड़ेगी। और बहुत आसान होता है लड़कियों के, 2 आंसू निकाले, पापा ने 500 का नोट दे दिए, 500 वो 200 पुराने पड़ गए, 700 प्लस हो गया। तुम लोग के साथ नहीं है ऐसे लड़कों तुम लोग के साथ नहीं है तो समझो। लेकिन अगर कोषों की संख्या एक से क्या है? ज्यादा। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो 1 2 3 कोष, तो ये बाहर वाला कहलाता है। इस बाहर वाले में कितने होना चाहिए? तब हम कहते हैं कि परमाणु क्या है? स्थायी है। आपने सुने होंगे हीलियम और नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन अक्रिय गैस कहे जाते हैं। अक्रिय क्यों कहते हैं? अक्रिय इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप अगर थोड़ा सा देखें, हीलियम का 2 होता है, नियान का 10 होता है। इसका विन्यास करोगे तो पहले में कितने की? 2, और इसके बाद 2 है भी, इसके बाद 10 है, तो क्या लिखते हो बताओ? 2। देखो इसमें एक ही कोष है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कोष एक से ज्यादा है, पर बाहर वाले में कितने हैं? इसलिए तो स्थायी है। इसलिए तो हीलियम और नियॉन किसी से क्रिया करता ही नहीं है। आर्गन भी नहीं करता, आर्गन का 18 होता है। तो क्या लिखते हो बोलो? 2 8 और बाहर वाले में कितना आ गया? इसीलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारों को जो विन्यास करोगे आप, सबके लास्ट में आपको अष्टक पूरा मिलेगा। इसीलिए ये किसी से क्रिया नहीं करते। लेकिन यदि ऐसा ना हो तो, जैसे कि इसके पास 8 है क्या लास्ट में? इसके पास 2 था क्या? होना चाहिए था, पर है क्या? नहीं। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? अब अस्थायी है तो क्या करना चाहेंगे? स्थायी होना चाहेंगे। और स्थायी होना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और ये स्थायी होने के लिए चूंकि इनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और यही वजह है कि परमाणु नई परिभाषा के अनुसार किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है। शब्दों को ध्यान दें, परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि आवर्त सारणी में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी जितने एलिमेंट हैं पूरे तत्व प्रकृति के, वो सारे कैसे हैं? यानी उनका अष्टक पूरा। तो अष्टक पूरा को करने के लिए अब ये अस्थायी है। अब अपना काम चालू करेंगे। अच्छा, काम चालू करेंगे तो 2 तरीके हैं, सोचो। जैसे सोडियम 281 था, तो बोले स्थायी होना, तो बोले वो तो 1 नंबर का आसान काम है। बोले क्या आसान काम है? सोडियम घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, चल निकल। बोले तू 1 इलेक्ट्रॉन गया, अब कितने कोष बचे? और बाहर वाले में कितना है? हो गया स्थायी। मतलब क्या करना पड़ा? त्यागना पड़ा। त्यागना पड़ा। या फिर एक तरीका और तो था, इस बार कितना है? यहां 1 था, तो वहां से बोले उस इलेक्ट्रॉन तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, 7 इलेक्ट्रॉन को बुला लिया। 7 जो आए और 1 ये, कितना हो जाएगा? तो भी काम पूरा हो गया। यानी एक बात इस स्टोरी से यह पता चल गई आपको कि परमाणु में जब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 नहीं होती, तो वो 8 करने का प्रयास करेगा, और 8 करने का प्रयास करने के लिए 2 काम करेगा, या तो देगा या तो 2 बात। अब दिमाग में बात आती, कब देगा और कब लेगा, है ना? कब देगा और कब? तो 8 का आधा कितना हुआ? 4। 4 को बना दो बेस, 4 को बना लो। 4 से अगर कम है, 4 से अधिक तो वो देगा, और अगर 4 से ज्यादा है तो 8 करने के लिए जितने की
जरूरत होगी उतने इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन बात आती है जब इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या उसको? क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन लेता या देता है क्या इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट को मैं कैलकुलेशन के द्वारा भी समझाऊंगा, ठीक है, ताकि वो बात रटना ना पड़े आप लोगों को। चले अब देखते हैं, मैं जो आपको बता रहा था छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों प्रकार के बल्कि तीनों प्रकार के लेके चलते हैं, 4 से कम वाला भी, 4 से ज्यादा वाला भी और 4 वाला भी। तो मैं लेके चलता हूं एक सबसे पहले मैग्नीशियम 12, 6 कार्बन और 8 ये लेके चल। आपको एक बात ध्यान रखना, आपके परमाणु क्रमांक थोड़े याद होने चाहिए आपको, 1 to कहां तक के 18, ये 9th क्लास में आपने किया है। अब समझना ये मैग्नीशियम है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, और मान लेते हैं कि आपको परमाणु क्रमांक याद है, इसका 12 है, इसका 6 और इसका 8 मान लेते हैं। तो आप लोग पे शक कौन करेगा? आप पे शक करना मतलब सूरज को रोशनी दिखाना है, तो इतनी बड़ी बेइज्जती तो करूंगा नहीं। देखिए इसका विन्यास करो, किस आधार पे करोगे आप? 2, 8, 18, 12, तो क्या आएगा? 2, 8, 2। इसका कितना आएगा? 2, 4। इसका क्या आएगा? 2, 6। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का नहीं। अब देखो इसका संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है 4 से, तो क्या करेगा? त्यागेगा। चल लेकिन अब समझना बात को, क्या होगा यहां पर प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने? मान लो यहां 24, न्यूट्रॉन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रोटॉन कितने? 12। इलेक्ट्रॉन कितने? 12। पर समझना बात को, ये प्रोटॉन पे धन और इस पे, लेकिन अभी टोटल करूं तो कट के कितना आ गया? आवेश आया ना 0। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, आप समझना बात को, ये नाभिक है, ये पहला कोष था, ये दूसरा कोष था और ये तीसरा कोष था। देखो पहला, दूसरा और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो ये, अच्छा प्रोटॉन कहां पे रखे थे बताओ? केंद्र में। इलेक्ट्रॉन कहां है? इसके चारों ओर। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये कितना बन गया बताओ? अब 2, 8, क्योंकि 2 निकाल चुका है ना। लेकिन इस बात को समझो, प्रोटॉन कितने हैं अभी? 12 थे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 12 ही होंगे, वो तो नाभिक के अंदर है ना, प्रोटॉन थोड़ी ना निकल रहा है। निकल कौन रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने थे इलेक्ट्रॉन पहले, और बाहर वाले से 2 गए, मतलब अब कितने बचे? 10। अब गणित के नियम से इसका टोटल करके देखो तो कितना आ गया जी? तो कौन सा आवेश आ गया? धन। धन। तो क्या अब वो परमाणु रहा? वो आयन बन चुका है। यानी कि मैग्नीशियम जो है ये परमाणु नहीं रहा, परमाणु नहीं, वो बन गया है Mg, और +2 का मतलब है ऐसा। तो जब भी आपसे बोलूं कि मैग्नीशियम तो Mg डबल प्लस बोलना। डबल प्लस क्यों? अब बात समझ आ गई। सारांश यह है कि संयोजी कोष में 4 से अगर कम है तो त्यागे जाएंगे, और जब त्यागे जाएंगे तो कौन सा आवेश आएगा? धन। ये प्रूफ करके बताया कि कैसे आएगा। अब आप सारांश बस पता रखोगे, त्यागेगा मतलब धन आएगा, जितने त्यागेगा उतने धन आ जाएंगे। तो सब प्यार से बता दो कि सोडियम में कितना धन या कितना ऋण? 2, 8, 1। इसका मतलब Na पे कितना प्लस? अच्छा अगर मैं एल्यूमिनियम बोल देता 13 होता है, बोलो 2, 8, 3 पीछे, तो एल्यूमिनियम पे कितना प्लस? आपको सारांश याद हो गया, सोडियम पे 1 प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस। याद हो रही चीजें बिना रटे? बस परमाणु क्रमांक रटना है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये समझ आ गई ये वाली बातें। अब कोई भी धातु हो आपको बननी चाहिए, उनके ऊपर ये याद होना चाहिए कि कितना हो गया, और सबसे ज्यादा ये यूज होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये हो गया कौन सा वाला, 4 से कम वाला। अब मैं बताता हूं 4 से ज्यादा वाला, यानी कौन सा, ये। तो आओ जरा इसी पे चर्चा करें। ये है, तो इसमें प्रोटॉन कितने थे, नहीं 8। इलेक्ट्रॉन कितने थे, कितने हो गए, लेकिन इसमें कितने हैं, तो ग्रहण करेगा कि त्यागेगा, 4 से ज्यादा में ग्रहण करेगा। कितने ग्रहण करेगा, नहीं 6 तो हैं, 2 ये ग्रहण किया। ग्रहण किया तो देखो प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आए हैं, अब 8 नहीं, अब कितना होगा ऋण, कैलकुलेशन कर लो, ऋण 2 आ गया, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आएगा, यानी O के ऊपर कितना माइनस। इसका मतलब O को अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ा कि लेना पड़ा, कितने लेना पड़ा, सिंपल। तो ऐसे माइनस वाले जब भी आ जाते हैं और इनके आखिरी में ड शब्द लग जाता है, अब ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्साइड है। क्या है, ऑक्साइड। जितने ऋण वाले और सिंगल रहते हैं तो ड ड ड लग जाता है। अब आप बहुत होनहार हैं, ऐसा सुना हूं मैंने, इसीलिए नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो होनहार होना प्रूफ करो कि सर ये 7 है, बोले तो इसमें कितने माइनस होंगे, बता दो फटाफट। अगर 7 नाइट्रोजन 7 होता है, मैंने बता दिया आपको, अब बताएं कि इसमें कितने प्लस और कितने माइनस होंगे। पहली बात तो ये कि प्लस और माइनस में से कोई एक होगा, तो कौन होगा। सर इसको पूछ रहे हो, आपको इतना सा नहीं पता, बताओ। इसमें इतना नहीं सोचो ना, आप तोड़ो तो सही, नियम पे जाओ तो सही, पहले कितने हैं टोटल, तोड़ो ना, किस आधार पे तोड़ोगे आप, तोड़ो तो सॉल्व आएगा, कितना आएगा 2। संयोजी कोष में कितने, अष्टक का नियम लगाओ, त्यागी का ग्रहण करेगा, कितने कितने, तो कितने माइनस आ गए, इसलिए नाइट्रोजन पे कितना माइनस, नाम क्या हो गया, नाइट्राइड। नाम क्या हो गया, नाइट्राइड। सो सिंपल। प्लान के साथ जाओ, बोले परमाणु क्रमांक ये तोड़ो, 4 से कम है या 4 से ज्यादा, 4 से कम है या 4 से कम है तो त्यागेगा, ज्यादा है तो, और 4 ही हो तो। अगर ये है तो यहां लिख देता हूं, ये दोनों काम करेगा। ये क्या करेगा, अच्छा एक बात बताओ, जो यहां इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसको क्या बोलोगे, वो परमाणु क्या कहलाएगा, विद्युत धनी, दाता, दान कर रहा है, और लेने वाला विद्युत ऋणी। जो देता है वो धनी और जो लेगा वो, और जो दोनों काम करे। अब बात समझो, यहां अगर, अब समझना कैसे बने, अब कार्बन दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो अब बात आज इसको धनी बोले कि ऋणी बोले, क्योंकि 4 है ना, 4 से कम है ना 4 से, तो एक प्रकार से मान लो कि तुम करोड़पति हो, है ना, हमारे बस का तो नहीं है, तुम में से कोई एक करोड़पति खड़ा है भैया, पता है कि करोड़पति। अब बात आती वो ज्यादा अमीर है या नहीं, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आप तुलना किससे कर रहे हो। अब उसकी तुलना हम जैसे 1000 पतियों से करेंगे तो तुम तो भैया फिर क्या हो गए, अमीर हो गए, है ना। लेकिन तुम्हारी तुलना अब टाटा से कर रहे, रतन टाटा से, तो अब तुम्हारे लिए करोड़पति कोई बड़ी बात नहीं है, वो मतलब बहुत नॉर्मल हो गए, उसके पास तो अनाप शनाप है। तो उसमें वो अमीर तो था, लेकिन अमीर कब बोलोगे, दाता कब बोलोगे, अपने को दान कर सकता था मेरे जैसे को वो, अब रतन टाटा को क्या दान करेगा वो, तो वो दोनों काम कर सकता है। अगर मेरे से तुलना कर रहे हो तो मेरे लिए वो धनी हो गया, लेकिन उससे किया तो ऋणी, वो रतन टाटा से लेगा वो। समझ रहे बात को, यानी ये जब 4 होते हैं तो दोनों काम हो सकते हैं, धनी भी और ऋणी भी। क्लियर। अब आपको 10th लेवल के लिए सारांश क्या सिखाना है, मेरे को सारांश ये सिखाना है, मैं ये सिखाना चाहता हूं, जब मैं कभी सूत्रों के बारे में बात करूं, आपसे पूछूं बना भले सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बना लो,
तो देखो बच्चे लोग को मालूम है बहुत आसान है, सर जितना चिल्ला चिल्ला के बता रहे इतने की जरूरत ही नहीं है। अब समझना बात को मेरी, मैं किस मोड़ पे ले जाना चाहता हूं वो अब अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो अपन ने बोले भैया सोडियम ऑक्साइड, फिर हो गया भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वैसे ही समझ लो एल्यूमिनियम। चलो अब बच्चे बोलेंगे क्या सर ये पढ़ा रहे, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बोले उसको रखा क्या है, तो बोले सोडियम ऑक्साइड, तो बोले सोडियम को एन लिखते हैं, ऑक्साइड को ओ। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोले ये हो गया बोले एमजी, और ये ओ एल्यूमिनियम एल और ओ। क्या सिखा रहे बोले, ये सब तो बोले हमको वैसे ही बनता है, तो इस लेक्चर को सुने ही काहे को हम, क्यों सुने जब इतना ही आसान चीज है। तो इसीलिए तो लेक्चर बनाया हूं मैंने, ताकि ऐसी गलती तुम लोग साथ ना हो। तो बोले फिर सर तो गलती कहां होगी, अब सुनो। सोडियम ऑक्साइड, मैं जब सोचता दिमाग में तो कैसे सोचता, देखो सोडियम जब सोचता दिमाग में तो पहले प्लस लगा लेता, ऑक्साइड तो ओ पे मैं क्या लगा लेता दिमाग में, माइनस। बोला सर इसमें रखा क्या है, तो देखो तो क्या रखा है। Mg जैसे ही सोचता तो दिमाग में क्या आता मेरे, डबल प्लस, ओ तो डबल माइनस। एल्यूमिनियम में क्या आता, ट्रिपल प्लस, ओ पे। अब क्या फर्क पड़ता सुनो, संतुष्ट होना जरूरी है। यहां कितने माइनस है बताओ, तो इसमें तो एक ही प्लस है ना, तो उसको कितने प्लस चाहिए संतुष्ट होने के लिए, एक और चाहिए। मतलब इसका मतलब सोडियम कितने चाहिए उसको, तब तो दो धन दो ऋण से क्या होंगे। अब पूरे को एक साथ कर लो तो सोडियम कितने की जरूरत पड़ी, सोडियम है 2 और ऑक्सीजन है 1, तो जो सोडियम ऑक्साइड ये फार्मूला हो रहा था वो जी गलत था, सोडियम का था Na2O। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ध्यान दें, जैसे Na पे सिंगल प्लस, O पे डबल माइनस, इसको उठा के इसके नीचे लाओ, इसको उठा के इसके नीचे, तब क्या बन गया N। लेकिन इन दोनों साइड अगर बराबर होता है दोनों में तो काट देते हैं, एक दूसरे के नीचे नहीं लाते हैं, बराबर है तब। अब सुनो ये देखो 10, तो क्या बना ये तुक्का सही लग गया आपका। अब आओ यहां, ये 2 कहां पहुंचेंगे महाराज, Al2, और ये 3 कहां पहुंचेंगे, तो सही आंसर क्या होता है Al2O, जबकि ये भी आपका क्या हो गया। अब समझ आया, इंपॉर्टेंस ये है कि धन वाले पहले होना चाहिए, ऋण वाले पीछे होना चाहिए। धन वालों में ये याद होना चाहिए। सर बोले कहां से और कैसे याद करेंगे, आपको एक बेहतरीन लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी विथ लेक्चर, लिस्ट विथ लेक्चर। थोड़ा अगर हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत, ये वीडियो तो देख ही रहे हो आप, सामने से ऑफलाइन भी समझ रहे हो, एक वीडियो में आपको दूंगा जिसमें थोड़ा सा लेवल बड़ा है, घबराना नहीं है उसमें, लेकिन हिम्मत बनाए रखना है। माइनस वाले अगर उस लेक्चर का आपने 25% भी सीखा, ज्यादा नहीं 25%, ये इसके बाद वाला, इस लेक्चर से पहले ये भेजूंगा आपको। और अगर आप मेहनत करके आते हैं कल तक इन दोनों की, आप देखोगे कि कितना मजा आएगा हमको सूत्र बनाने में। ये 2 दिन की मेहनत में, जहां आप इस केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते थे, और देखोगे 2 लेक्चर के बाद आपके सोचने का तरीका सूत्रों के मामले में बिल्कुल बदल जाए। और फिर जब हम आपके सिलेबस के अंदर आएंगे पढ़ाने के लिए ना, उसका अपना एक अलग मजा होगा। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है यहां पे, ठीक। और कुछ दिमाग में कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप अभी तुरंत पूछ सकते हैं।